अगर आपका सिविल स्कोर कम हो गया है, कम हो रहा है, तो उसके दोस्तों 6 मेजर फैक्टर हैं। बहुत सारे हो सकते हैं पर ये मेजर फैक्टर है, इन्हीं में सब कुछ समाहित अगर आपने ये समझ लिया और सीख लिया तो आपका क्रेडिट 4 से 6 महीने में बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ से मैं आपको सब कुछ डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर क्यों कम होता है और उसका कम होने क्या कारण है और आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों आप अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं उसके पहले आप ये समझ और जान लीजिए कि कोई भी ऐप या वेबसाइट आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ा सकता है। वो ऐप चाहे जितना बड़ा ऐप होने का दावा क्यों ना कर रहा हो और उसके लिए चाहे पैसा कुछ भी मांग रहा हो, सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो कुछ भी ले रहा हो, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिविल या जितनी भी क्रेडिट ब्यूरो कंपनियां हैं वो आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बैंक के लेंडर की रिपोर्ट के आधार पर कम या ज्यादा करती हैं। इसमें किसी ऐप का कोई लेना देना नहीं है, किसी वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इससे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है पैसा देके आपका सिविल स्कोर बढ़ा दे, चलो पैसा दो हम लोग बढ़वा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों दोस्तों समझिए। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी बैंक से या किसी लेंडर से आपने किसी बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका पेमेंट अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं तो बैंक और लेंडर क्रेडिट ब्यूरो कंपनी को बताते हैं कि भैया इस आदमी ने लोन और क्रेडिट कार्ड लिया है और उस लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, क्रेडिट ब्यूरो कंपनी चाहे वो सिविल हो, इक्विफैक्स हो, एक्सपीरियन हो, हाईमार्क हो, जो भी है, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ा देती है। अगर आपने टाइम टू टाइम नहीं करा है, क्रेडिट ब्यूरो को पता चलता है, बैंक कैलेंडर बताते हैं भैया इन्होंने पेमेंट टाइम पे नहीं करा है, ईएमआई मिस कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं दे रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर कम कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है या कम हो गया है तो सिविल स्कोर बढ़ाने का काम आपको ही करना पड़ेगा। इसमें किसी ऐप को कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पैसा आप दे के कुछ भी नहीं करा पाएंगे। तो अब मुद्दा ये काम क्या करना पड़ेगा, तो जो काम करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर कम हो गया है, कम हो रहा है, तो उसके दोस्तों 6 मेजर फैक्टर हैं। क्या क्या? पहला आपका क्रेडिट हिस्ट्री। 6 फैक्टरों में मैंने रखा है दोस्तों, बहुत सारे हो सकते हैं पर ये मेजर फैक्टर है, इन्हीं में सब कुछ समाहित। अगर आपने ये समझ लिया और सीख लिया, इसको टाइम उसी हिसाब से आप करने लगे जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, तो आपका क्रेडिट स्कोर 4 से 6 महीने में बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों, आप खुद देख पाएंगे। तो फैक्टर क्या है दोस्तों? पहला है क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट एज, दूसरा मल्टीपल इंक्वायरी, तीसरा पेमेंट हिस्ट्री, फिर हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन या क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, छठा है, पांचवा है दोस्तों क्रेडिट मिक्स, उसके बाद है को साइन अकाउंट, गारंटेड अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट। छठा फैक्टर दोस्तों जो 3 नाम में ले रहा हूँ, को साइन, गारंटेड, ज्वाइंट अकाउंट, तीनों अलग अलग है पर एक तरह से ये आपके सिविल पे इफेक्ट करते हैं, इस वजह से इसको एक ही साथ रखा हुआ है। तो दोस्तों ये 6 फैक्टर है जो आपको आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं या आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करके आपके सिविल स्कोर को कम करते हैं। तो चलिए दोस्तों इन 6 फैक्टर को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला फैक्टर है दोस्तों क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट एज, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही। तो दोस्तों क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट एज आपके सिविल स्कोर को बहुत इम्पैक्ट करता है। अब आपको लगेगा क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम तो आप समझिए कैसे इम्पैक्ट करता है। उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है, आपके पास दोस्तों 4 क्रेडिट कार्ड है। उदाहरण लेता हूँ ABCD, अब वो किसी भी बैंक का हो सकता है, आप समझिए उदाहरण है। तो जो A कार्ड है वो 5 साल पुराना है और BCD कुछ 2 साल पुराना, 2 महीना पुराना, 4 महीना, एक लास्ट मान लीजिए D 1 साल पुराना है, 2, 3, 6 तीनों मतलब 1 साल के अंदर के ही हैं। एक कार्ड वाला जो है, एक कार्ड आपका वो 5 साल पुराना है। तो अब दोस्तों जो 5 साल पुराना कार्ड है उसमें आपको लिमिट भी कम मिला है और उसमें कम बेनिफिट है। अब दोस्तों उसमें लिमिट क्यों मिला है? क्योंकि 5 साल पुराना है, 5 साल पहले आपने अप्लाई करा था, आपको मिला है। तो हो सकता है आपकी सैलरी कम रही हो, आपका सैलरी कम रहा हो, आपका सिविल ना बना हो, तो कम लिमिट का कार्ड आपको मिला, उसमें बेनिफिट भी कम मिला। तो अब आपके पास 4-5 कार्ड है, 6 कार्ड है, तो आपके दिमाग में आता है कि भैया 5 कार्ड है, एक को बंद कर दो। और लोग सलाह भी देते हैं कम कार्ड रखो। तो आप क्या करते हैं, जो 5 साल पुराना वाला कार्ड था उसमें लिमिट कम थी और उसको आपने बेनिफिट भी कम था तो बंद कर दिया। अब उससे नुकसान क्या हुआ आपको? तो अब आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री थी, जो क्रेडिट एज था, वो 5 साल से घटकर 1 साल रह गया। अब आपकी नज़र में दोस्तों ये सामान्य बात है कि यार मैंने बंद कर दिया भाई, ज़्यादा कार्ड था। पर बैंक और सिविल की नज़र में, बैंक क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों की नज़र में ये सामान्य बात नहीं है। सिविल को तो छोड़िए, बैंक की नज़र में, क्रेडिट जो लेंडर है जो आपको पेमेंट देते हैं, फाइनेंशियल ऐप की नज़र में सामान्य बात नहीं है और इससे आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो समझिए। अब आपका जो क्रेडिट एज है वो दोस्तों 5 साल से घट के
1 साल हो गया क्योंकि आपने 5 साल वाला बंद कर दिया, तो अब आपका क्रेडिट स्कोर लगभग 15 से 40 पॉइंट तक कम हो जाता है या कम हो सकता है। और लोन अप्रूवल में दोस्तों बैंक को लगता है कि आपका क्रेडिट बिहेवियर छोटा है, आप अनुभवहीन है, आपके पास बहुत बहुत लंबा टाइम का उनके पास जानकारी नहीं है, 1 साल का ही है, तो कम कम जो लो क्रेडिट हिस्ट्री है, कम क्रेडिट हिस्ट्री के कारण जब आप दोबारा लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखता है कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री सिर्फ 1 साल की है, फिर बैंक आपको लोन देने से मना करता है, बहुत बार आनाकानी करता है, और बहुत बार जब लोन देता है तो हाई इंटरेस्ट देता है, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट भी करें, नहीं भी पे करें, बैंक की नज़र में तो आपका रिकॉर्ड है ही नहीं, आप अच्छे बुरे हैं। तो इस वजह से बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ROI पे लोन देता है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको उसमें लिमिट भी बहुत बार कम मिलती है। इस वजह से दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और मेरी सलाह भी है आपको कि कभी भी आपका कार्ड जो पुराना है उसमें चाहे 10,000 की लिमिट हो, चाहे 5,000 की, चाहे बेनिफिट कुछ भी ना हो, और दोस्तों उसे कभी भी बंद मत करिए, उसको हमेशा चालू रखिए, हमेशा यूज करिए। उसके अगर लगता है आपके पास ज़्यादा है तो बहुत बार क्या होता है, हमारे पास और कार्ड होते हैं जिसमें एक लिमिट होती है और उसके बाद उसमें बेनिफिट लगभग दोनों कार्ड में सेम होता है, तो दोनों अगर बेनिफिट एक सेम है तो उनमें से कोई 1-2 बंद कर दीजिए, पर जो आपका पुराना कार्ड है उसको कभी मत बंद करिए, क्योंकि यही आपकी हिस्ट्री डिसाइड करती है कि आप कितने टाइम से लोन पे कर रहे हैं। उससे ज़्यादा टाइम से लोन पे करें तो बैंकों को विश्वास आपके ऊपर जगता है, विश्वास रहता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्टर पर, उसका नाम है मल्टीपल इंक्वायरी। तो दोस्तों जब आप बार बार या मल्टीपल टाइम लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे मल्टीपल इंक्वायरी कहते हैं, या इसी को हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। और ये हार्ड इंक्वायरी दोस्तों आपके सिविल स्कोर को बहुत इम्पेक्ट करता है, बहुत असर डालता है। इससे आपका सिविल स्कोर बहुत बार लो हो जाता है, कम हो जाता है, और फिर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम कैसे होती है वो समझिए। उदाहरण देता हूँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 1 महीने में या 15 दिन में 5 से 7 जगह लोन अप्लाई करा या इंक्वायरी करा। अप्लाई मतलब इंक्वायरी की श्रेणी में आपने 5 से 7 जगह लोन इंक्वायरी करा या लोन अप्लाई करा या क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई करा। अब उसमें दोस्तों 5 से 7 जगह अप्लाई करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, लोन, या तो ऐसे ही मौज के लिए आप एलिजिबिलिटी चेक करने लग गए, तो 5 से 7 जगह आपने 5 से 7 बार या 10 बार लोन अप्लाई करा, क्रेडिट कार्ड इंक्वायरी करी, लोन इंक्वायरी करी। अब दोस्तों हर बार जब आप अप्लाई करते हैं तो बैंक कैलेंडर आपका सिविल रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, और इस प्रोसेस को दोस्तों हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। जब आप पूछते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी, हार्ड इंक्वायरी, तो ये हार्ड इंक्वायरी आता है, तो इसको हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। और दोस्तों जितनी भी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, हाई मार्क, जितनी भी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, सब पे ये इंक्वायरी रिकॉर्ड होता है, सब पे इंक्वायरी रिकॉर्ड होता है। और दोस्तों जब कम समय में कई इंक्वायरी हो जाती है, कई बार आप इंक्वायरी करते हैं, तो बैंक और लेंडर ये सोचते हैं, उनको लगता है कि ये बंदा शायद पैसों के प्रेशर में है, इसका डेब्ट बर्डन बढ़ गया है, ये क्रेडिट हंग्री है। इसको दोस्तों बैंक टेक्निकल लैंग्वेज में क्रेडिट हंग्री बिहेवियर कहते हैं, क्रेडिट हंग्री बोरोवर कहते हैं। इस तरह कम समय मल्टीपल इंक्वायरी को दोस्तों बैंक या एनबीएफसी हाई रिस्क साइन मानते हैं। इसका नेगेटिव असर आपके सिविल स्कोर पड़ता है, उनको लगता है कि भैया इसको बहुत पैसों की जरूरत है। तो अगर आपने दोस्तों 15 दिन में या महीने में 5 से 7 या 10 इंक्वायरी अलग अलग जगह करा, अप्लाई किया, तो हर हार्ड इंक्वायरी पे दोस्तों आपका लगभग 5 से 10 पॉइंट तक गिरता है, 5 से 10 पॉइंट हर इंक्वायरी पे गिरता है दोस्तों। अब मान लीजिए अगर आपने 5 इंक्वायरी करी और मैं 5 ही पॉइंट मानता हूँ, या 6 इंक्वायरी करी, तो लगभग 30 पॉइंट तक आपका सिविल स्कोर गिर गया 1 महीने में। और अगर आपने 10 कर ली या 7 कर ली, अगर 10 पॉइंट गिरा तो लगभग 70 पॉइंट, तो लगभग 40, 50, 70 पॉइंट तक आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। ऐसे में बैंक को लगता है, ऐसे में दोस्तों बैंक को लगता है इस आदमी को पैसे की बहुत जरूरत है, और वो क्रेडिट हंग्री कस्टमर समझते हैं आपको, इनको लगता है पैसों की बहुत जरूरत है। तो बैंक टेक्निकल भाषा में इसी को दोस्तों क्रेडिट हंग्री बिहेवियर कहते हैं या क्रेडिट हंग्री बोरोवर कहते हैं। फिर बैंक आपको लोन या क्रेडिट देने से मना भी कर सकता है, मना कर सकता है, या तो आप, क्योंकि उनको लगता है कि आपको गर्ज है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना हम लोगों में गर्ज है, तो गर्ज पे आपको मना कर देते हैं। तो मना करने के बाद कई बार आपका जो रेट ऑफ, अगर लोन मिला तो जो ROI है वो बहुत ज़्यादा लगाते हो, और आपको गर्ज समझ के वो ज़्यादा ROI पे लोन देते हैं। और बहुत बार क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी वो आपका जो उसमें लिमिट है वो भी कम कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट और सलाह या सुझाव दोनों है, अगर आपका सिविल स्कोर गिर रहा है या गिर चुका है या कम हो रहा है, तो 6 महीने तक आप लोन या क्रेडिट कार्ड मत अप्लाई करिए, कुछ मत करिए दोस्तों, कुछ भी अप्लाई मत करिए। आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए।
दोस्तों कई बार क्या होता है, बैंक वालों को आपके पास फोन आता है कि सर आपको लोन अप्रूव हुआ है। अब उनको क्या मालूम आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, पर आपको अगर मालूम है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, मेरा क्रेडिट स्कोर कम है, तो मजे के लिए मत अप्लाई करिए, क्योंकि कम है तो और कम हो जाएगा। तो अगर हार्ड इंक्वायरी लग जाती है दोस्तों और अप्लाई करते हैं, हार्ड इंक्वायरी लगती है, तो आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है, बैलेंस कम है और कम हो जाता है। तो 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं पेमेंट हिस्ट्री में। तो दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री आपके सिविल स्कोर के या क्रेडिट स्कोर का हार्ट होता है या दिल होता है दोस्तों। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर का ये नींव होता है, फाउंडेशन होता है। ये क्रेडिट हिस्ट्री आपके सिविल का लगभग 80 से 90% आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा कि ज़्यादा रहेगा। ये इसी से डिसाइड होता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है, इसी से डिसाइड होता है। दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री का मतलब होता है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, आप पेमेंट हिस्ट्री समझिए दोस्तों। आपका अपनी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल या लोन का इंस्टॉलमेंट कितना रेगुलर और टाइम पे भरा है या पे करा है। यही वो फैक्टर है दोस्तों जो आपके क्रेडिट स्कोर को सबसे ज़्यादा असर डालता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और अगर आप दोस्तों एक दिन भी क्रेडिट कार्ड का बिल या ईएमआई मिस कर जाते हैं, तो आपके ऊपर बैंकें जो होती हैं या जो ऐप होते हैं, फाइनेंशियल ऐप होते हैं एनबीएफसी टाइप के, ये लेट पे पेमेंट आपको लगाते हैं, लेट फीस लगा देते हैं। और अगर 1 महीना भी लेट करते हैं दोस्तों, तो बैंक उसे सिविल या क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों को रिपोर्ट कर देती है, बता देती है भैया इन्होंने पेमेंट नहीं करा, 1 महीना हो गया। फिर क्या होता है, फिर सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस, हाई मार्क, जितनी भी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, सब अपने रिकॉर्ड में आपके नाम के सामने लेट पेमेंट रिमार्क में लिख देते हैं कि भैया इन्होंने 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन पेमेंट लेट करा है। और इससे क्या होता है दोस्तों, अगर लेट पेमेंट आपने करा है, इससे होता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो लगभग 60 से 100 पॉइंट तक गिर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से गिराता है, कितना आपने लेट पेमेंट करा है। तो 60 से 100 पॉइंट तक आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। और अगर आपने पहले भी लेट करा है दोस्तों, पहले भी आपने कुछ लेट पेमेंट करा है, तो आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर और नीचे जा सकता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, सिविल में हर लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट साइकिल वो रिकॉर्ड होता है। अगर आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया है, तो बैंक उसे डिले रिमार्क के साथ रिपोर्ट करता है। जब डिले रिमार्क के साथ बैंक रिपोर्ट करता है, तो वो सिविल और क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों में वो आपके नाम के आगे लिख जाता है। और अगर 30 दिन लेट है या उससे ज़्यादा, 60 दिन लेट है, उससे भी ज़्यादा है, तो ये भी रिमार्क पे जाता है और हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। ये आपके सिविल में हमेशा रिकॉर्ड हो जाता है, भैया इन्होंने 30 दिन पेमेंट लेट करा था, 60 दिन लेट करा था। अब सवाल ये है दोस्तों कि सिविल स्कोर सुधरे कैसे, क्योंकि इसी के लिए बहुत सारे जो बड़े बड़े ऐप हैं वो आपसे 1500, 2000 रुपये लेके आपको क्रेडिट स्कोर सुधारने का प्लान बेच रहे हैं। वो तिलिस्म ज्ञान जो बताएंगे जिससे आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाएगा, वो तिलिस्म ज्ञान दोस्तों यही है जो मैं आपको बताने अब जा रहा हूँ। हमेशा दोस्तों अपने लोन 5 पॉइंट में मैंने रखा है, 5 पॉइंट समझिए आप। हमेशा अपने लोन और क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट याद रखिए दोस्तों। अगर आप फिर भी भूल जाते हैं तो दूसरे पॉइंट में आ जाइए। अगर आप भूल जाते हैं तो अपने मोबाइल कैलेंडर में रिमाइंडर सेट कर लीजिए। मोबाइल कैलेंडर में रिमाइंडर होता है, 2-3 दिन पहले रिमाइंडर सेट करिए, जिससे कि आपके पास अगर पैसा ना हो तो आपके पास 2-3 दिन का समय रहेगा, आप अरेंज कर लेंगे, पैसों को जुगाड़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा दोस्तों, ऑटो डेबिट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाइए ताकि पेमेंट मिस ना हो। चौथा दोस्तों, मिनिमम ड्यू कभी मत भरिए, मिनिमम ड्यू भरने की गलती मत करिए। मिनिमम ड्यू के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं भरने से क्या होता है। तो पूरा बिल क्लियर करिए। और दोस्तों अगर आपके पास पैसा कम बढ़ जाता है, पैसा कैसे कम पड़ता है, मान लीजिए कि आपके पास आपका जो बिल है क्रेडिट कार्ड का वो 50,000 का है और आपके पास पैसे कम है, तो 10,000 दे दीजिए, 10,000 पेमेंट कर देंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगा, आप मिस पेमेंट कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर 10,000 पे कर देते हैं तो मिस पेमेंट कैटेगरी में है। कोशिश करिए कि जो भी पेमेंट करिए आप वो मिनिमम ड्यू से ज़्यादा हो, तो मिनिमम ड्यू पे करेंगे, पेमेंट मिस कैटेगरी में नहीं आएंगे। और अगर आप पेमेंट मिस कैटेगरी में आ जाते हैं दोस्तों, तो लेट पेमेंट लगेगा। और जो आपने मान लीजिए 50,000 के बिल पर 10,000 पे करा है, तो एक तो मिनिमम ड्यू कैटेगरी में है, बाकी उससे नुकसान ये होगा आपको कि जो रेस्ट पेमेंट बचा रहेगा, मान लीजिए 40,000, तो उसमें 36 से 42% तक दोस्तों आपको इंटरेस्ट उसमें ईयरली देना पड़ेगा जब तक आप पेमेंट नहीं चुका देते हैं। और अगर बहुत दिक्कत है दोस्तों तो बैंक से बात कर लीजिए, बैंक को मेल कर लीजिए, तो उनसे ईएमआई कन्वर्जन का प्लान ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा, अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लेते हैं तो जो 36 से 42% लगने वाला था वो दोस्तों सिर्फ 15 से 18% लगेगा और लगभग 6 महीने में आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया या सेटलमेंट कर लिया या अमाउंट नहीं चुकाया,
तो 7 साल तक दोस्तों सिविल या सभी क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों में ये रिकॉर्ड रहेगा भैया आपने डिफॉल्ट कर दिया, और तब किसी बैंक से लोन लेना दोस्तों लगभग असंभव हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग मिस कर देते हैं बहुत बार जीवन में दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि हमको कभी लगता है अरे हम लोन नहीं लेंगे, पर भविष्य में अब 2-4 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो ये आपको गलती एहसास होगा कि आपको लगेगा यार उस समय अगर मैंने पेमेंट कर दिया होता, किसी सुधार लेकर कर दिया होता, तो आज मुझे लोन आसानी से मिल जाता। तो कभी भी दोस्तों पेमेंट मिस मत करिए, सब टाइम में दीजिए, पे करिए। इससे धीरे धीरे लगभग दोस्तों 4 से 6 महीना में आपको दिखेगा कि आपका सिविल स्कोर सही हो रहा है। इसके लिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद करेंगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले फैक्टर के ऊपर, जिसका नाम है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ये दोस्तों ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और आपके सिविल स्कोर को कम कर सकता है, बहुत बार तो कम कर देता है। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब समझिए दोस्तों, क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने आपके क्रेडिट लिमिट में से कितना पैसा इस्तेमाल किया है, उसका यूज करने का रेशियो कितना है। क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट है उसका पैसा जो भी आप यूज करते हैं वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन में आता है। अब दोस्तों समझिए, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, अगर उसकी 1 लाख लिमिट है और उसमें से आपने 80,000 रुपये यूज कर लिया, 80,000 में परचेजिंग कर लिया, 80,000 खर्च कर दिए, तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपने क्रेडिट जो भी क्रेडिट लिमिट है उसका 80% यूज कर लिया। इसे कहते हैं दोस्तों 80% क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अब ये आपको लगेगा तो भैया मुझको मिला है, ये कैसे दिक्कत कर रहा है? तो दोस्तों बैंक और सिविल दोनों की नज़र में, बैंक की नज़र में, सिविल तो क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, तो बैंक की नज़र में दोस्तों आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन एक रिस्क इंडिकेटर होता है। कैसे होता है समझिए, अगर आप बार बार 70 से 80% तक लिमिट यूज करते हैं या उससे ज़्यादा पूरा ही यूज कर लेते हैं, तो बैंक को लगता है कि आप फाइनेंशियल प्रेशर में हैं और आपका खर्चा इनकम से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका असर क्या होता है दोस्तों? इसका असर ये होता है कि आपके सिविल स्कोर के लगभग 40 से 60% तक, 40 से 60 पॉइंट तक ये गिर सकता है। आपका जो सिविल स्कोर है 40 से 60 पॉइंट ये गिर जाता है, ये गिर सकता है आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन की वजह से। तो दोस्तों अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान दोस्तों ये है कि अगर आपकी लिमिट मान लीजिए 1 लाख रुपए है और आप उसमें से 60,000 यूज कर लेते हैं, तो दोस्तों बैंक को आप मेल करिए, अपनी सैलरी से बताइए कि भैया आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया हो 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तो आपका हो सकता है सैलरी कम ज़्यादा रहा हो, तो बैंक को बताइए भैया मेरा यूज बढ़ गया है, मेरी सैलरी बढ़ गई, तो मेरा लिमिट बढ़ा दीजिए। तो बैंक लिमिट बढ़ा देगा तो समस्या का समाधान हो गया। अगर बैंक लिमिट नहीं बढ़ाता तो आप एक काम और कर सकते हैं, नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए किसी दूसरे बैंक का। तो उससे क्या होगा, अगर उसमें भी 1 लाख का लिमिट मिल गया तो अब 60,000 अगर आप यूज कर रहे हैं तो अब आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 2 लाख के अगर आप 60,000 यूज कर रहे हैं तो 30% हो जाएगा। तो बैंक के हिसाब से दोस्तों अब 30% से, अगर बैंक के टेक्निकल भाषा में 30% से अगर कम है तो यूटिलाइजेशन तो बेस्ट है, 30 से 50 है तो मैनेजेबल है, और 50 से ज़्यादा है तो स्कोर गिरना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, और 80 से 90% अगर आप पहुंच गए तब तो स्कोर दोस्तों और गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा हमें आपसे कहना ये है कि आप हमेशा कोशिश ये करिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है वो लगभग 30% के आसपास यूज करिए। अगर उससे ज़्यादा यूज हो रहा है, कार्ड आपके पास कम है, तो एक कार्ड और अप्लाई कर लीजिए तो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले फैक्टर के ऊपर, उसका नाम है क्रेडिट मिक्स। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्रेडिट मिक्स की, तो जो आपके सिविल स्कोर में एक हिडन रोल निभाता है, आपको दिखता नहीं है पर निभाता है, इससे भी आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे समझिए, पहले समझिए क्रेडिट मिक्स क्या होता है। तो क्रेडिट मिक्स आपके पास कितने तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड है या किस तरह के अकाउंट है, इसे कहते हैं क्रेडिट मिक्स। तो बेसिकली दोस्तों 2 तरह के क्रेडिट अकाउंट होते हैं। पहला होता है दोस्तों सिक्योर्ड लोन जिसे कहते हैं। किस तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है, तो पहला होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन जो दोस्तों जैसे आपको सिक्योर नाम से लग रहा है, तो ये क्या होता है, जिसमें आप किसी एसेट के बदले लोन लेते हैं। अब एसेट मतलब जैसे आपने होम लोन लिया है, कार लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सब दोस्तों सिक्योर्ड लोन में आता है। अब अनसिक्योर्ड लोन क्या है दोस्तों, जिसमें आपने बैंक को कोई सिक्योरिटी दिया ही नहीं है। कुछ भी बैंक के पास अगर आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं या नहीं भरते हैं तो बैंक उस कंडीशन में आपसे पैसे रिकवर नहीं कर सकता है, उसको रिकवर करने में मुश्किल बहुत आती है, वो होता है अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड जैसे पर्सनल लोन, अपने बैंक को कुछ नहीं दिया है सिवाय अंगूठा के, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ये सब अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब समझिए दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन है,
आपको लगता है अरे मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी अनसिक्योर लोन की, तो मैं क्यों लूँ, मुझे पर्सनल लोन की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ अनसिक्योर लोन है, जैसे सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है और कोई सिक्योर लोन नहीं है, तो बैंक इसको एक रिस्क पोर्टफोलियो में रखता है। उसको लगता है भैया इनके पास कुछ भी नहीं, अगर डिफॉल्ट कर दे करके तो मैं क्या करूँगा। तो ये एक ही बैंक में सब बैंक के दिमाग में आता है, क्योंकि दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन में बैंक के पास कोई आपके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता, इसलिए आपका डिफॉल्ट का रिस्क ज़्यादा रहता है। बैंकों को लगता है ऐसा आप नहीं करेंगे। और अगर आपके पास सिक्योर अनसिक्योर दोनों रहता है तो वो बैलेंस लोन होता है। तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर स्टेबल रखता है और हेल्दी रखता है, और आपको नया लोन या क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। सिर्फ आपके पास अनसिक्योर लोन है और आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक बहुत बार नहीं देता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाता है। लेकिन अगर आपके पास दोनों है तो बहुत आसानी से बैंक को भी लगता है सब कुछ है, कुछ होगा दिक्कत तो समझ लेंगे, ले लेंगे प्रॉपर्टी से पैसा बेच के। तो दोस्तों होता क्या, अगर आपके पास सिर्फ अनसिक्योर लोन है तो उन लोगों से जिनके पास बैलेंस लोन है, मतलब सिक्योर अनसिक्योर दोनों है, उनसे भले आप ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भी टाइम पे कर रहे हैं, उनसे आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर हमेशा लगभग 40-50 पॉइंट कम ही रहता है, भले आप पे कर रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है दोस्तों, अगर सिर्फ क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन आपके पास है, उस पर डिपेंड है तो मत रहिए, कोई एक छोटा सा सिक्योर लोन ले लीजिए। आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, मैं आपको सलाह क्या दूंगा, चाहे बाइक ले लीजिए परचेज करके, चाहे कोई फिक्स डिपॉजिट बैलेंस लोन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो एक सिक्योर लोन ले लीजिए, भले ईएमआई उसका 500 रखिए। तो अपने एग्जिस्टिंग लोन को दोस्तों टाइम टू टाइम चुकाते रहिए। जो भी आपने लोन लिया है, अगर आपका सिविल स्कोर कम हो गया है तो रेगुलर पेमेंट हिस्ट्री से आपका सिविल स्कोर स्ट्रांग होगा, और आप देखेंगे 6 महीने के बाद आपका जो भी आज सिविल स्कोर है, अगर आपने हैबिट सही रखा तो आपका सिविल स्कोर खुद ब खुद सुधर जाएगा, पैसे आपको नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले फैक्टर के ऊपर, उसका नाम है को साइन, गारंटीड और जॉइंट अकाउंट। 3 अलग अलग नाम है दोस्तों, अलग अलग अकाउंट है पर काम एक ही तरह से करता है, फिर भी आपको मैं छोटा छोटा बताऊंगा। तो दोस्तों ये वो टॉपिक है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। इस अकाउंट पे दोस्तों लोग ध्यान नहीं देते, पर इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर में बहुत पड़ता है। आपने चाहे पैसा लिया हो, पैसा मतलब चाहे आपने लोन लिया हो या नहीं लिया हो, क्रेडिट कार्ड आपने लिया हो, आप उसको यूज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हो, पर आपको इसका भुगतान दोस्तों, आपको इसका नुकसान या फायदा तो नहीं होता है, फायदा तो मतलब आपने व्यवहार में करा है, पर नुकसान आपको पूरा होता है भले आपने 1 रुपया नहीं लिया हो। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझिए। सबसे पहले बात करते हैं को साइन अकाउंट की। ये क्या भला है, क्या है दोस्तों, जब आप किसी और के लोन या क्रेडिट कार्ड में को एप्लीकेंट बन जाते हैं तो उस अकाउंट की पेमेंट मिस हो गई या डिफॉल्ट हिस्ट्री आपके सिविल में रिकॉर्ड होता है। अगर पेमेंट नहीं दिया तो भी और डिफॉल्ट हो गई तो भी आपके सिविल में रिकॉर्ड होता है। कैसे, समझिए। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी दोस्त या भाई के साथ जॉइंट पर्सनल लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। अगर भाई आपका टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो उस लोन का लेट पेमेंट रिमार्क आपके सिविल में दिखेगा। मैंने कहा ना, आपने पैसा लिया हो चाहे ना लिया हो, तो आपके सिविल में वो रिमार्क दिखेगा, लेट पेमेंट दिखाई पड़ेगा। अब इससे नुकसान क्या होगा दोस्तों, आपने भले ही 1 रुपया यूज नहीं किया, आपको भले ही 1 रुपया ना मिला हो, पर क्योंकि लेट पेमेंट हो गया, पेमेंट मिस हो गया, तो अब आपका सिविल स्कोर लगभग 50 से 60, 70, 80 पॉइंट तक गिर जाएगा। डिपेंड करता है किस तरह कितना दिन का लेट हुआ है और लेट जो पेमेंट है उसका वैल्यू कितना है। अब आता है दूसरा गारंटीड अकाउंट। तो दोस्तों जब भी आप किसी के लिए, अभी गारंटीड अकाउंट क्या होता है, जब आप किसी और के लोन के गारंटर बन जाते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर जिसने लोन लिया है और उसने पैसा नहीं चुकाया तो बैंक आपसे वसूलेगा, बैंक से आपसे मांगेंगे भैया आप गारंटर थे। अब दोस्तों एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने 5 लाख रुपए का लोन लिया और आपको उसने बताया भैया लोन ले रहा हूँ, गारंटर बन जाइए, और आप उसके गारंटर बन गए। अब अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो वो डिफॉल्ट आपके सिविल पे भी रिपोर्ट होगा और वो शो होगा कि डिफॉल्ट हो गया। तो अब उसने डिफॉल्ट करा है तो आपको क्या नुकसान होगा, अभी समझिए। तो इससे भी आपका सिविल स्कोर लगभग दोस्तों 100 पॉइंट तक गिर सकता है और बहुत बार गिर जाता है। अब फ्यूचर में लोन लेने जब आप जाते हैं, भैया आपने डिफॉल्ट करा नहीं, फिर भी आप कहते हैं आप लोन लेने जाते हैं फ्यूचर में कभी, तो बैंक वाला कहता है कि सर आप एक डिफॉल्टेड गारंटर हो, आपकी बातों को कोई भरोसा नहीं है, पहले जो अकाउंट डिफॉल्ट करा है जिसके आप गारंटर बने हो उसका पेमेंट लाइए, आप चुकवाइए।
जिस भी बैंक में जाएंगे, जब आपका सिविल चेक करेगा तो उसमें आप डिफॉल्टर दिखेंगे ही दिखेंगे। जब डिफॉल्टर दिखेंगे तो पैसा आपसे मांगेगा, भैया डिफॉल्टर है, आप गारंटर डिफॉल्टर के। तो इस वजह से दोस्तों गारंटर बनने से पहले भी सोचिए। अब उसके बाद आता है दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट। तो ज्वाइंट अकाउंट दोस्तों यूजुअली सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट या क्रेडिट कार्ड एड ऑन होता है, जिसमें दो लोग ऑथराइज होते हैं, जैसे दो दोस्त, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, या दो रिलेटिव, दो रिलेशन में आदमी, दो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अगर उस अकाउंट में किसी ने भी दोस्तों, किसी एक ने भी ओवर लिमिट कर दिया या मिस पेमेंट कर दिया, किसी ने भी कर दिया, तो दोनों के सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट से दिक्कत क्या क्या आती है वो समझिए। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या दिक्कत होती है। पहला, आपके साथ वाला पर्सन, जिसके साथ आप ज्वाइंट में जुड़े हैं, अगर आपके साथ वाला पर्सन केयरलेस है तो उसकी गलती अगर वो गलती वो करता है तो उसका भी असर आपके सिविल स्कोर पे आएगा, आपके क्रेडिट स्कोर पे आएगा, वो कम हो सकता है। और आपको ईएमआई या बिल ड्यू डेट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा पेमेंट भैया भरा गया कि नहीं भरा गया। तो उसका लेट पेमेंट का जो भी होगा, लेट पेमेंट का रिमार्क भी आपके उस पर आएगा, आपके सिविल में लगेगा। तीसरा, आपने जिस लोन में गारंटर आप बने हैं, जिस लोन के आप गारंटर हैं, जिस लोन में बनकर आपने साइन कराया, अगर वो बंद हो गया या सेटल हो गया, मिस पेमेंट हो गया, राइट ऑफ हो गया, तो वो भी रिकॉर्ड 7 साल तक आपके सिविल पे दिखाई पड़ेगा। अब ये सब समस्या है। अब मान लीजिए आप बनी गए, तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान दोस्तों ये है कि अपने को फाइंड या ज्वाइंट अकाउंट को मंथली दोस्तों मॉनिटर करते रहिए। अपना सिविल रिपोर्ट में जाकर, चाहे कोई भी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, उसको चेक करते रहिए, कोई डिले पेमेंट तो नहीं लगा है, कोई मिस पेमेंट तो नहीं हुआ है। दूसरा दोस्तों, गारंटर बनने से पहले कम से कम 25-50 बार जरूर सोचिए। सिर्फ उसी के साथ गारंटर बने जिसका रीपेमेंट हैबिट पे आपको पूरा भरोसा है कि भैया ये आदमी सही है, टाइम पे पेमेंट करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश करा है कि आपको हर वो चीज़ समझा सकूँ, हर वो चीज़ बता सकूँ जो आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, जिससे आपका सिविल स्कोर कम हो सकता है या कम होता है। सब कुछ दोस्तों मैंने आपको डिटेल बताने की कोशिश करी, जो मैं कुछ जानता था, समझता था। यही सब चीज़ें दोस्तों आप जानने के लिए, आप जितनी भी ये लो सिविल स्कोर बढ़ाने वाली कंपनियां हैं, मैं नाम लेता हूँ, चाहे पैसा बाजार हो, चाहे दोस्तों गुड स्कोर हो, चाहे जितनी भी कंपनियां हो जो आपसे पैसा ले रही हैं कि पैसा दीजिए, मैं आपका क्रेडिट स्कोर बढ़वा दूंगा या क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ जाएगा, आपको ऐसा ज्ञान तिलिस्म बताएंगे, तो वो ज्ञान तिलिस्म दोस्तों यही है। तो इससे किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी से पेड प्लान परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई भी जादू नहीं आपको बताने वाला। सिर्फ आप अपना रीपेमेंट हैबिट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लोन इंक्वायरी पर कंट्रोल रखिए। आपका 3 से 6 महीने में दोस्तों देखेंगे कि आपका सिविल स्कोर खुद ब खुद इंप्रूव होने लगेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। जो ये 6 फैक्टर मैंने बताया दोस्तों, यही वो फैक्टर हैं जो आपके सिविल स्कोर को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। इसी पे पूरा ध्यान रखिए, आपका सिविल स्कोर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। दोस्तों याद रखिए, क्रेडिट स्कोर एक मिरर होता है, एक शीशे की तरह होता है, जो बताता है कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है, आप कितने डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा ठीक रहेगा। बैंक देखिए, कभी कभार मिस पेमेंट होना वो आम बात है, कभी कभार हो जाता है, पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने में दिक्कत करती है, बहुत बार नहीं देती है। अगर देती है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो औरों से बहुत ज़्यादा रहता है। आपको सब में होम लोन लेने में दिक्कत आती है, सब में दिक्कत आती है, और मिलता है तो आपका जो ROI वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पूरी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ गलत लगा हो तो कमेंट में डालिएगा, मैं आगे उसको सही करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।